जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल एचपी हिंदी साहित्य दर्पण में आपका फिर से एक बार स्वागत है। प्रिय मित्रों, जैसे कि आपको पता ही है कि हम पिछले प्रश्न पत्रों को सॉल्व कर रहे हैं और साथ ही साथ आपको ये भी पता है कि हम एक प्रश्न के साथ उससे संबंधित इम्पोर्टेंट पॉइंट्स भी चर्चा में कर रहे हैं। आज मैं इस प्रश्नोत्तरी सीरीज का भाग 6 लेकर आई हूँ। तो दोस्तों, ये प्रश्नोत्तरी सीरीज आपको आगामी परीक्षाओं में बहुत ही सहायक सिद्ध होने वाली है। प्रिय मित्रों, जो नए मित्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कृपया वह चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो पुराने मित्र हैं वह वीडियो को लाइक शेयर करें। दोस्तों, मैं इस प्रश्नोत्तरी सीरीज पर बहुत ही मेहनत कर रही हूँ। ये मेहनत मेरे खुद के लिए ही नहीं है बल्कि आप लोगों के लिए भी है, ताकि जो भी प्रश्न इस सीरीज में आप कर रहे हैं उसके विषय में जानने के लिए आपको कहीं और ना जाना पड़े। तो दोस्तों, मेहनत इतनी कठिन है तो एक लाइक तो बनता है। तो दोस्तों, आपने हिंदी साहित्य प्रश्नोत्तरी की पिछली वीडियो नहीं देखी है तो कृपया आप उन्हें एक साथ प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। आप मेरे फेसबुक, टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। तो चलिए दोस्तों, आज के प्रश्नों की सीरीज शुरू करते हैं और साथ ही साथ उन पर चर्चा भी करते हैं। हिंदी साहित्य प्रश्नोत्तरी भाग 6। आज का प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 201। रोटी और संसद, लोकतंत्र, संसद से सड़क तक, मोचीराम, कुत्ता, यह रचनाएं किस कवि की हैं? तो ये है हमारी सुदामा पांडे धूमल जी की। चलिए इनके बारे में थोड़ा सा कुछ और जान लेते हैं। कल सुनना मुझे काव्य में इन्हें 1979 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है और इन्हें जन कवि कहा जाता है ना। आगे प्रश्न है हमारा, साकेत महाकाव्य किस आख्यान पर आधारित है? तो ये आधारित है राम कथा पर, है ना। साकेत के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। साकेत में 12 सर्ग हैं। तो ये लिखा किसने है ना। इसकी रचना की है मैथिली शरणगुप्त ने। इसकी भाषा कैसी रही है? इसकी भाषा है खड़ी बोली। इसके बारे में क्या कहा गया है? साकेत महाकाव्य ही नहीं, ये आधुनिक हिंदी का युग प्रवर्तक महाकाव्य कहा गया है और ये बातें कही हैं आचार्य नंदुलारे वाजपेयी जी ने। मैथिली शरणगुप्त जी को आधुनिक काल का तुलसी भी कहा जाता है ना। तो ये सारी बातें इनके बारे में जो साकेत के विषय में कही गई है, मैथिली शरण जी के विषय में कही गई है, आपको ये सारी बातें ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न है, बिहारी किस राजा के राजकवि थे? तो चलिए देखते हैं। ये थे हमारे जयपुर नरेश मिर्जा राजा जयसिंह के, है ना। तो ये किस काल में आते हैं? ये आते हैं हमारे रीति काल की रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि हैं ये। इनका एक एक दोहा हिंदी साहित्य में एक एक रत्न माना जाता है। ये इनके विषय में किसने कहा था? ये कहा था आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के पूर्व मध्यकाल के किस कवि ने वात्सल्य रस का बृहद चित्रण किया है? अब देखिए दोस्तों, प्रश्न जो पूछा गया है घुमा फिरा कर पूछा गया है, परंतु इसका आंसर बहुत ही सरल सा है ना। ऐसे तो भक्ति काल का नाम देकर पूछते तो हम इसका आंसर आसानी से दे पाते, सूरदास जी, है ना। इसके लिए आपको क्या करना होगा? इसके लिए आपको जो भक्ति काल को नाम दिए गए हैं उन किन किन हमारे जो आचार्य थे जिन्होंने ये नाम दिए हैं उन सभी के विषय में हमें पढ़ना पड़ेगा, है ना। तो पूर्व मध्य काल जो है वो भक्ति काल को ही कहा गया है ना। तो ये पूर्व मध्यकाल किस किस ने कहा है, चलिए उनके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। पूर्व मध्यकाल की संज्ञा जो थी रामचंद्र शुक्ल ने दी थी और भक्ति काल भी रामचंद्र शुक्ल ने ही कहा है। अब पूर्व मध्यकाल एक अन्य हमारे आचार्य विश्वनाथ जी हैं, उन्होंने भी कहा है, उन्होंने इन्हें भक्ति काल भी कहा है। डॉक्टर श्याम सुंदर जी हैं, उन्होंने भी पूर्व मध्यकाल कहा है और लेकिन इसको साथ में क्या कहा है? भक्ति युग, है ना। तो मिश्र बंधुओं ने, चलो देखते हैं क्या कहा है। माध्यमिक काल कहा है इसे। और हमारे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, वो हजारों बातों की एक ही बात कहते हैं, भक्ति साहित्य नाम देकर इसे प्रसंगित किया है। तो दोस्तों, ये हमने कुछ नाम देखे जो हमें भक्ति युग को दिए हैं, है ना। तो इस प्रश्न को देखिए आप किस तरह से पूछा गया था, है ना। तो ध्यान रखना इन बातों का। और इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। सूरदास जी जो थे वो सगुन भक्ति धारा के, कृष्ण भक्ति काव्य की धारा के अंतर्गत आने वाले कवि थे, है ना। अगला प्रश्न है, भक्ति काल का सूफी साहित्य किस धारा के अंतर्गत आता है ना। सूफी साहित्य
भक्ति काल में दो धाराएं थी ना, ज्ञान मार्गी धारा और प्रेम मार्गी धारा, है ना। तो जो हमारा भक्ति काल का सूफी साहित्य था वो आता है हमारा प्रेम मार्गी काव्य धारा के अंतर्गत, है ना। तो इसे सूफी काव्य धारा भी कहा जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार इन्होंने सूफी काव्य धारा का प्रथम कवि किसे माना है, चलिए देखते हैं। इन्होंने इसे माना है कुतुबन को, है ना, जो इनकी कृति के अनुसार उन्होंने प्रथम कवि माना है। अगला प्रश्न है हमारा, बरदे बीणा बादनी बरदे, है ना, किस कवि की रचना है। तो ये है हमारे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की, है ना। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के विषय में हम थोड़ा सा जान लेते हैं, इन्हें क्या क्या कहा जाता है और इनकी छायावादी काव्य कृतियाँ किस तरह की रहने वाली हैं। तो मुक्त छंद का प्रणेता जो है वो हमें निराला जी को कहा जाता है। ये किस काव्य काल से संबंधित है, ये है हमारे छायावादी काव्य धारा से संबंधित है। इन पर किस दर्शन का प्रभाव था, तो वो था अद्वैत दर्शन का प्रभाव था। निराला जी को छायावाद का शलाका पुरुष कहा जाता है। ये प्रश्न आपने बहुत ही ध्यान से पढ़ने हैं। जो जो मैंने पॉइंट्स एक एक प्रश्न के साथ करवा रही हूँ दोस्तों, ये आपकी आगामी परीक्षाओं में आने के लिए, यहाँ तक कि एलटी कमीशन, टैट, पीजीटी, हिंदी, नेट, जेआरएफ के लिए भी की दृष्टि से भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ और पढ़िए इस कॉन्टेक्ट को। आगे है प्रश्न हमारा, छोड़ द्रुमों की मृदुल छाया, तोड़ प्रकृति से मोह माया, है ना। ये पंक्तियाँ किस रचनाकार की हैं, तो ये है हमारी सुमित्रा नंदन पंत की। दोस्तों मैंने ये पंक्तियाँ इसलिए ली हैं क्योंकि ये पिछली परीक्षाओं में आ चुकी हैं, आगे भी इनकी आने की संभावना बनी रहती है। ये प्रसिद्ध पंक्तियाँ हैं जो मैंने कवियों की ली हैं। ये छायावादी काव्य धारा से संबंधित है। ये सुमित्रा नंदन पंत जो थे वो भी छायावादी काव्य धारा से ही संबंधित है। अगला इनके बारे में देखते हैं, इन पर किस दर्शन का प्रभाव था, इन पर अरविंद दर्शन का प्रभाव था। इन्हें प्रकृति के सुकुमार कवि कहा जाता है और ये छायावाद के 4 स्तंभों में से एक थे, है ना। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय भाषाएं नदियां हैं और हिंदी महानदी, ये किसका कथन है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है। ये किसने कहा था, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। चलिए इनके विषय में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। इनके पिता का नाम था देवेंद्रनाथ टैगोर, इनकी माता का नाम था शारदा देवी, और साथ ही जो इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण काम किया वो क्या किया है, इन्होंने भारत और बांग्लादेश के राष्ट्रीय गान के रचयिता भी कौन थे, रविंद्रनाथ टैगोर जी हमारे। तो चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 209। त्रिधारा मुकुल कविता संग्रह है। मुकुल जो है ये कविता संग्रह है, बिखरे मोती कहानी संग्रह है, और झांसी की रानी किस कवि की रचनाएं हैं, तो ये है हमारी सुभद्रा कुमारी चौहान जी की, है ना। और झांसी की रानी जो थी वो इनकी बहुचर्चित रचना रही है। मुकुल जो है इनकी प्रथम रचना मानी जाती है, जिसकी रचना इन्होंने 9 वर्ष की आयु में की थी। अगला प्रश्न है हमारा, रीति सिद्धांत के प्रवर्तक किसे कहा जाता है, किसे माना जाता है, वो है हमारे बामन जी, है ना। इन्हें 8वीं शताब्दी का उत्तरार्ध का कवि माना जाता है ना। और इसमें देखते हैं इन्होंने किन 3 रीतियों की कल्पना की है, तो वैदर्भी, गौड़ी और पांचाली, है ना। ये तीनों रीतियां जो थी इनके काव्य शास्त्र में देखने को मिलती हैं। काव्य अलंकार सूत्र जो था इनका ग्रंथ है, और इस सूत्र में देखिए चलो क्या क्या है देख लेते हैं, कितने सूत्र हैं, कितने इनके परिच्छेद रहे हैं। इनके सूत्रों की संख्या है 319 और इनके परिच्छेद, इन्होंने इस काव्य अलंकार सूत्र को 5 परिच्छेदों में विभक्त किया है। अगला प्रश्न है, किस विद्वान ने कबीर की भाषा को खिचड़ी भाषा कहा है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है जो कई बार परीक्षा में पूछा गया है और पूछने की संभावना आगे भी बनती है। तो ये है श्याम सुंदर दास जी, जिन्होंने इनकी भाषा को खिचड़ी भाषा कहा है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने क्या कहा है, सधोकड़ी भाषा, है ना। कबीर निर्गुण काव्य धारा के कवि थे, है ना, निर्गुण काव्य धारा के कवि, और ज्ञानश्री शाखा के ये संत काव्य धारा के कवि। ये भी ध्यान रखना इसके बारे में, ज्ञानश्री शाखा के संत काव्य धारा के कवि, और ये संत कवियों के में प्रवर्तक माने जाते हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ नाम जो है कबीर जी का संत कवियों में आता है। अगला प्रश्न है हमारा, तुलसीदास के गुरु का नाम क्या है, तो वो है नरहरि दास। चलिए तुलसीदास जी के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। राम भक्ति काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं, है ना। और जो इनकी कविताएं हैं, जो इनकी रचनाएं हैं, जो रामचरितमानस जो है वो इनकी अवधी भाषा में लिखा गया है, लेकिन कवितावली, गीतावली और विनय पत्रिका जो है वो ब्रज भाषा में लिखी गई हैं। दोस्तों ये इन तीनों
रचनाओं में से एक आध रचना ऐसे पूछ ली जाती है कि ये इनकी किस भाषा में लिखी गई हैं, तो ये आपको ध्यान में रखने योग्य बातें हैं। अगला प्रश्न है हमारा, मीरा की भक्ति किस भाव की थी? तो वो थी माधुर्य भाव की, है ना। और मीरा के गुरु का नाम क्या था? रैदास जी, है ना। तो चलिए, श्री कृष्ण के सगुण स्वरूप की भक्ति जो है वो मीरा जी ने की है ना। श्री कृष्ण के सगुण रूप की भक्ति की है। प्रश्न ऐसे पूछ लेते हैं कि किस रूप की भक्ति जो है वो मीरा जी ने की है ना। और ये संप्रदाय निरपेक्ष कवियों की श्रेणी में आते हैं। संप्रदाय निरपेक्ष कवियों की श्रेणी में आने वाले कवि, है ना। तो उसमें नाम आते हैं मीराबाई, रैदास जी जो इनके गुरु थे, ऐसे करके भी प्रश्न पूछा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, कलम का सिपाही किसकी जीवनी है, किस पर आधारित जीवनी है ये? तो ये है प्रेमचंद जी के जी पर आधारित है। और इनका मूल नाम क्या था? धनपत राय श्रीवास्तव जी, है ना। तो कलम का सिपाही की रचना किसने की थी? अमृत राय ने। और ये इनके पुत्र थे, है ना। प्रेमचंद जी की माता का नाम चलिए देखते हैं, आनंदी देवी था, और पिता का नाम था मुंशी अजायबराज। हमारा अगला प्रश्न है, अंगद का पाम निबंध के रचनाकार का क्या नाम है? तो ये है सिरलाल शुक्ल जी, है ना। तो अंगद का पाम किस तरह की रचना है? तो ये आपको पता होना चाहिए, यह एक निबंध है। प्रश्न ऐसे भी पूछ लेते हैं। और ये कैसा निबंध है? यह एक व्यंग्यात्मक निबंध है। इनके अन्य उपन्यास जो रहे हैं बहुचर्चित, उनका नाम है विश्रामपुर का संत व राग दरबारी, है ना। तो विश्रामपुर का संत जो था उसमें इन्हें व्यास सम्मान प्राप्त हुआ है, और ये प्राप्त हुआ है उन्हें 1999 ईस्वी में। हमारा अगला प्रश्न है, डॉक्टर ग्रियर्सन रचित हिंदी साहित्य का नाम क्या है? तो चलिए देखते हैं, वो है मॉडर्न वर्नेक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। ये डॉक्टर ग्रियर्सन द्वारा रचित है। इसमें क्या था? इसमें हिंदी साहित्य के इतिहास का ये प्रथम वास्तविक ग्रंथ माना जाता है। प्रथम वास्तविक ग्रंथ क्यों माना जाता है? क्योंकि इसमें काल विभाजन व नामकरण का सर्वप्रथम विभाजन किया था। इन्होंने काल विभाजन और नामकरण का, कवियों का सर्वप्रथम विभाजन किया था, इसलिए इसे हिंदी साहित्य इतिहास का प्रथम वास्तविक ग्रंथ माना जाता है ना। और यह कहाँ से प्रकाशित हुआ था? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेष अंक के रूप में 1888 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। अगला प्रश्न है, मसनवी शैली का संबंध किस काव्य विशेष से है? मसनवी शैली, है ना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। किस काव्य विशेष से है? ये हमारे सूफी काव्य धारा से संबंधित है ना। पहले तो देखते हैं मसनवी शैली का अर्थ क्या है। इसका अर्थ है दो, है ना, मतलब कि दो तरह की शैलियाँ इसमें मिश्रित होती हैं। चलिए आगे देखते हैं, सूफी प्रेम गाथाएं मसनवी शैली में ही लिखी हैं। जितनी भी हमारे सूफी का धाराएं जो भी हैं इसमें मिलते हैं हमारे, वो किस शैली में लिखे गए हैं? वो सूफी प्रेम गाथाएं जो है मसनवी शैली में लिखी गई है। सर्वप्रथम इसमें होता क्या है? मसनवी शैली में सर्वप्रथम ईश्वर की वंदना, जो ये काव्य महाकाव्य जो भी रचते हैं ना ये सूफी कवि, ये सर्वप्रथम क्या करते हैं? इसमें ईश्वर की वंदना करते हैं, मोहम्मद साहब की स्तुति, उसके बाद ये मोहम्मद साहब की स्तुति करते हैं, फिर उसके बाद ये चार मित्रों की प्रशंसा करते हैं, फिर उसके बाद शाही वक्त है तात्कालीन शासक की प्रशंसा, जो उस समय वहाँ का तात्कालीन शासक जो था उसकी प्रशंसा करते थे, ठीक है। आगे है, फिर उसके बाद ये क्या करते हैं? गुरु की महिमाओं का निरूपण करते हैं, जो इनके गुरु हैं उनकी महिमाओं का निरूपण करते हैं। उसके बाद ये अपनी आस्थाओं व धार्मिक विश्वास का उल्लेख करते। देखिए ये इनका महाकाव्य कहाँ से कैसे प्रस्तुत किया जाता है, कितने अच्छे तरीके से, है ना। तो चलिए अगला प्रश्न है हमारा, सुदामा चरित्र किस कवि की रचना है? तो ये है हमारे नरोत्तम दास जी की। आप नरोत्तम दास जी के बारे में कुछ बातें देखते हैं। नरोत्तम दास जी किस काव्य धारा से संबंधित थे? कृष्ण काव्य धारा से संबंधित थे ये, है ना। तो ये इनकी भाषा कैसी रही है? इनकी भाषा रही है अवधी। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास के रचयिता, है ना, जो इतिहास लिखे जाते हैं ना हिंदी साहित्य के विषय में, तो उसके रचयिता कौन रहे हैं? वैज्ञानिक इतिहास के डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त जी, है ना। तो इसमें कितने भाग थे? 2 भाग थे, प्रथम व द्वितीय खंड, है ना। तो इसका प्रकाशन 1965 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 220, कश्मीर सुषमा किसकी रचना है? तो ये है हमारे सिरदर पाठक जी की। अब चलिए सिरदर पाठक के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ये खड़ी बोली के प्रथम क्षमतावादी कवि माने जाते हैं, और इसमें खड़ी बोली में लिखित सर्वप्रथम काव्य ग्रंथ, इनका खड़ी बोली में लिखित सर्वप्रथम काव्य ग्रंथ था एकांतवासी योगी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, इस पर आप ध्यान देना। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 221,
सूर्य का स्वागत रचना के रचनाकार हैं। सूर्य का स्वागत, देखो कितनी अच्छा टाइटल दिया है ना कवि महोदय जी ने। तो ये थे हमारे दुष्यंत कुमार जी, ठीक है। और सूर्य का स्वागत जो है वो एक कविता है, काव्य है। दुष्यंत कुमार जी के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। दुष्यंत कुमार जी को हिंदी गजलों के राजकुमार कहा जाता है। प्रश्न इस प्रकार भी पूछा जाता है कि हिंदी साहित्य में हिंदी गजलों के राजकुमार किसे कहा जाता है, या हिंदी गजलों की शुरुआत किसने की थी? तो वो की थी हमारे दुष्यंत कुमार जी ने। चलिए देखते हैं इनकी अन्य कृतियाँ। आंगन में काई, दीवारें चिकनी है काली है, ओ भाई सूरज, देखो कितनी अच्छी कविताएं इन्होंने लिखी हुई हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हमारा। हरी घास पर क्षण भर, अरे अयावर रहेगा याद, रचनाओं का संबंध किस रचनाकार से है? तो ये है अज्ञेय की, है ना। तो अज्ञेय जी के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं हम। तार सप्तक के प्रथम प्रवर्तक जो थे, तार सप्तक के प्रवर्तक जो हैं वो हमारे अज्ञेय जी हैं, ठीक है। आलोचकों ने शेखर एक जीवनी को की आलोचना पुच्छल तारा कहकर की है। जो इनकी शेखर एक जीवनी है ना, तो आलोचकों ने उसके बारे में उसको कहा है कि ये पुच्छल तारा है। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा। संस्कृति के 4 अध्याय के लिए दिनकर जी को कौन सा पुरस्कार मिला है ना? तो ये मिला है उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार, है ना। तो ये किस तरह की विधा या किस तरह की रचना है? यह एक निबंध है और ये पुरस्कार मिला है उन्हें 1959 ईस्वी में। तो दोस्तों ये जो जितने भी साहित्य अकादमी पुरस्कार है, हमारे व्यास सम्मान है, हमारे ज्ञानपीठ पुरस्कार है, हमारे आगे मैं इन पर वीडियो बनाने वाली हूँ। और ये वीडियो आपको एक कविता के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगी कि इसको कैसे याद रखा जा सकता है। तब तक आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 224। तमस किस विधा की रचना है? अब तमस किस विधा की रचना है? तो ये है एक उपन्यास, है ना। तो इसकी रचना किसने की है? भीष्म साहनी जी ने, है ना। तो इन्हें इस उपन्यास पर या इस रचना पर कौन सा पुरस्कार मिला था? 1975 में साहित्य अकादमी पुरस्कार। तो दोस्तों इसके बारे में एक बात आप और जान लें, तमस पर फिल्म भी बन चुकी है। हमारा अगला प्रश्न है प्रजा हितैषी पत्रिका के संपादक हैं। तो ये है राजा लक्ष्मण सिंह जी, और ये पत्रिका 1855 ईस्वी में प्रकाशित हुई। और कहाँ से प्रकाशित हुई? आगरा से। अगला प्रश्न है मिलन किस कवि की रचना है? तो ये है हमारे राम नरेश त्रिपाठी जी की, है ना। इनकी अन्य रचनाएं जो हैं जो देखते हैं, पथिक, मिलन और स्वप्न, ये हैं खंड काव्य हैं ये एक। और गोस्वामी तुलसीदास एवं उनकी कविता, ये इनकी आलोचना है। अगला प्रश्न है पद्मावत, रामचरितमानस, सूरसागर आदि रचनाओं का संबंध हिंदी के किस काल से है? पद्मावत, रामचरितमानस, सूरसागर आदि रचनाओं का संबंध हिंदी के किस काल से है? तो चलिए ये देखते हैं हम, ये है भक्ति काल के। देखो कई बार बच्चों को पद्मावत के नाम से ऐसे लगता है कि ये जैसी है, मलिक मोहम्मद जैसी हैं, तो आदि काल में चले जाते हैं। परंतु ये ध्यान देना है कि ये जो है हमारे भक्ति काल के कवि हैं। सूफी काव्य धारा के अंतर्गत ये कवि आते हैं हमारे। अब चलिए इनके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। पद्मावत की रचना किसने की है? मलिक मोहम्मद जैसी जी ने, है ना। और भाषा कैसे रही है? अवधी ठेठ ग्रामीण रूप जो है इन्होंने अपनी रचनाओं में लिया है। रामचरितमानस की रचना है तुलसीदास, रचना की है तुलसीदास जी ने, और इनकी भाषा कैसी है? बेसवाड़ी अवधी। और सूरसागर की रचना की है सूरदास जी ने, इनकी काव्य भाषा रही है ब्रजभाषा। अगला प्रश्न है स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह, ये कथन किसका है? तो ये कथन है हमारा डॉक्टर नागेंद्र जी का, है ना। तो चलिए इनके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। ये कथन जो था डॉक्टर नागेंद्र जी ने छायावाद के प्रति कहा था, है ना। ये एक आलोचक एवं रसवादी कवि माने जाते हैं। अगला प्रश्न है हमारा स्थान, काल और कार्य की एकता को नाट्य शास्त्र में क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं संकलन त्रय, है ना। तो नाटक के, अब आगे हम नाटक के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। नाटक के प्रमुख तत्व हैं चरित्र चित्रण, संवाद, देश काल, भाषा शैली, उद्देश्य, अभिनयता एवं संकलन त्रय। इसमें किसी एक को उठाकर प्रश्न भी बनाकर पूछा जा सकता है, तो दोस्तों इस पर ध्यान देना। प्रश्न संख्या है 230। शब्द और स्मृति कृति के लेखक हैं, तो वो है निर्मल वर्मा जी। इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। शब्द और स्मृति यह एक निबंध विधा है ना। इसके बारे में देखिए ये कैसी विधा है? निबंध विधा है।
और निर्मल वर्मा जी के बारे में जानते हैं। निर्मल वर्मा का प्रथम उपन्यास बेदिन, प्रथम उपन्यास था उनका बेदिन, जो 1964 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। और इनकी नई कहानी को हिंदी की प्रथम कृति मानते हैं परिंदे, जो है नाम परिंदे, जो उन्होंने उसका प्रकाशन 1960 ईस्वी में किया था। तो दोस्तों ये थे हमारे हिंदी साहित्य प्रश्नोत्तरी भाग 6 के कुछ प्रश्न। तो आशा है आपको ये अच्छे लगे होंगे। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। जय हिंद, धन्यवाद।